तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज हम जो है वो नगर पालिका एक्ट की जो 10वीं क्लास है वो लेकर हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो 6 नंबर अध्याय है नगर पालिका राजस्व, उसकी धारा अगर हम बात करें तो 101 से 140 तक, उसमें से 120 तक 101 से 120 तक की धाराएं जो है वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी। और साथ ही साथ 1 से 100 तक के जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी हमने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, तो 101 से 120 ही हो गया पिछले वाली क्लास में, और 140 तक हम आज करेंगे। उसके बाद में एक दो क्लासें होंगी, जिसके बाद में हम 200 तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही अपना 200 हो जाएगा एक दो दिन में, उसके बाद में आपको 101 से लेकर 200 तक के जो नोट्स हैं वो भी अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन अपने ये जो यूआरओ की जो ये 10वीं क्लास है, उस 10वीं क्लास की हम शुरुआत करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां से आपको दैनिक रूप से जो है वो नोट्स और इस क्लास की पीपीटी जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, द ड्रीम RS ऑफिशियल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है नगर पालिका का राजस्व अध्याय 6 धारा 101 से 140, सीधा 40 धारा इसमें है। 120 तक हमने पढ़ लिया है। देखिए अब आते हैं 121 में। अब आते हैं 121 में। 121 क्या कहती है? कराधान से संबंधित अपीलें। देखो 101 से लेकर 120 तक हमने किस चीज की बात की? टैक्स की बात की। 100 पिछली क्लास में हमने कर की बात की। ठीक है, तो हमने 108 और 109 ये दो धाराएं ऐसी देखी जिसमें क्या थी? करारोपण की प्रक्रिया। कर आरोपित करने की प्रोसेस क्या होगी, फिर उसमें हमने परिवर्तन की बात की, फिर हमने राज्य सरकार की शक्ति की बात की, फिर हमने नगर पालिका की शक्ति की बात की, और ऐसे करते करते धारा 120 के अंदर हमने बात करी। 120 के अंदर हमने बात करी कि जो कर जो है किससे वसूलनीय होगा, या उद्ग्रणीय शब्द था यहाँ पे कर किससे लिया जाएगा, ये चीज हमने पहले बात कर ली। अब ये कहे कि आपने कर आरोपित कर दिया, तो आपने कर दिया वो खुदा ने थोड़ी कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि आपने कर दिया भगवान ने कर दिया, सब कुछ खत्म, नगर पालिका ने जो कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया, और अपील किस में की गई? धारा 121 में। धारा 121 में क्या है? कराधान से संबंधित अपील। कराधान से संबंधित अपील। अब इस अपील में आपको ध्यान रखना है, दो चीजें आपको दी गई है, एक नगर पालिका नगर निगम के मामले में, और दूसरी दी गई है नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद के मामले। मैंने पहले आपको कहा था कि हम जो शब्द यूज करते हैं नगर पालिका, ये जो नगर पालिका शब्द इस अधिनियम में हमारे द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा है, इसके अंदर आपके 3 प्रकार के संस्थान आ रहे हैं। कौन कौन से? नगर निगम, नगर परिषद और साथ साथ नगर पालिका बोर्ड। ठीक है, तो अगर आपको अपील करनी है किसी कर के, कोई टैक्स जो है वो नगर निगम ने आरोपित किया है, तो उसकी अपील जो है वो आयुक्त के पास की जाएगी, नगर निगम के आयुक्त के पास की जाएगी। लेकिन नगर पालिका बोर्ड और नगर परिषद के मामले में जो है ये अपील की जाएगी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का जो क्षेत्रीय उपनिदेशक है उसके पास अपील की जाएगी। तो 121 ध्यान रखें, धारा 121 क्या है? कराधान के खिलाफ अपील। और अगर हम नगर निगम की बात करें तो किसके पास अपील करेंगे? आयुक्त के पास करेंगे। अगर हम नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड की बात करें तो क्षेत्रीय उपनिदेशक, डायरेक्टर नहीं, डिप्टी डायरेक्टर के पास अपील की जाएगी, स्थानीय निकाय विभाग का जो होगा उसके पास में। ठीक है, 122 में चलते हैं। 122 में है परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। देखो 121 में हमने पढ़ा, 121 में हमने देखा था अपील की बात करी। 121 में हमने अपील की बात करी, तो ये बात थोड़ी होगी कि आप कभी भी अपील करोगे 10 वर्ष बाद में भी करते जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 122 में इन्होंने उसको
क्लियर कर दिया तो उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी। परिसीमा का मतलब हो गया कि भाई इतने समय तक, तो परिसीमा कह दी कि 30 दिन तक जो है वो आप अपील कर सकते हो। 30 दिन के बाद कोई अपील नहीं करेगा, किसी प्रकार की अपील 121 के तहत 30 दिन के बाद स्वीकार नहीं होगी। तो 122 क्या करता है, परिसीमा और दावाकृत निक्षेप। अब दावाकृत निक्षेप क्या है उसको भी एक बार जान लो। दावाकृत निक्षेप में क्या है, दावाकृत निक्षेप में है कि भाई नगर पालिका ने जो टैक्स लगाया था आपके, उस टैक्स में से कुछ राशि आपको पहले कहां जमा करानी पड़ेगी, नगर पालिका में जमा करानी पड़ेगी, और वो कितनी होगी, 25%। आपकी 122 धारा ये कहती है कि आप 30 दिन के बाद जो है वो आप टैक्स के लिए अपील नहीं कर सकते, और अगर आपको अपील करनी है तो जो नगर का पालिका ने जो अमाउंट बताया है ना उस अमाउंट का 25% आपको पहले नगर पालिका में जमा कराना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है वो अपील कर सकते हो। बस 122 आपका यही कहता है, परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। एक बार देख सकते हो कि अपील जो है निर्धारित और परिवर्तित कर आदेश का जो नोटिस है उसकी तारीख कितने दिन में की जाएगी, 30 दिन में की जाएगी। उसकी तारीख कितने दिन में की जाएगी, 30 दिन में की जाएगी। और जो राशि है जो निर्धारित की गई है उसका 25% आपको पहले जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है वो अपील नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद में 123 आता है खर्चे। 122 में हमने अपील कर ली, 121 में, 122 में इन्होंने कह दिया भाई अपील आप करोगे लेकिन उसके लिए टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट कितना भाई, 30 दिन लगेंगे। 30 दिन लगा दिए, ठीक है, 30 दिन के अंदर कर दो, 30 दिन के बाद स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद में कहा भाई खर्चे भी तो होते हैं, तो खर्चों के लिए दो चीजें यहाँ पे है, एक है नगर पालिका और दूसरा है व्यक्ति। भाई जिसके पास अपील की गई, ठीक है, जिसके पास अपील की गई वो कहता है भाई नगर पालिका को कोई खर्चा दो, या तो ये कह सकता है या ये कह सकता है कि किसको खर्चा दो, व्यक्ति को दो। तो ये जो दोनों जो अपील की गई है, अधिकारी जिसके पास अपील अधिकारी जो है उसके विवेक पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करता है, नगर पालिका को खर्चा दिलवाता है या इसको दिलवाता है, किसको, टैक्स निर्धारित किया गया था, उसने अपील करी, अपील करने के बाद उसको लगता है कि नगर पालिका को हानि हुई है तो वो व्यक्ति को आदेश कर सकता है कि वो नगर पालिका को खर्चा दे। और अगर ये लगता है कि व्यक्ति को हानि हुई है तो नगर पालिका को आदेश कर सकता है कि वो व्यक्ति को क्या दे, खर्चा दे। तो मेन चीज 122 क्या कह रही है, खर्चे। 123 अपील सुनने वाले अधिकारी के विवेक पे निर्भर करेगा। मैंने आपको पहले बता दिया भाई ये अपीलार्थी जो अपील सुनने वाला अधिकारी उसके विवेक पे डिपेंड करेगा वो किसको खर्चा दिलाता है। अपीलार्थी को खर्चे का संदाय आदेश 30 दिन में भुगतान करने में विफल रहने पर नगर पालिका निधि की अभिरक्षा वाले अधिकारी को आदेश दे सकेगा। देखो सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को उस अपील अधिकारी ने किसी व्यक्ति को ये कहा कि भाई नगर पालिका को ये कहा कि इस व्यक्ति को दो, इस व्यक्ति को आप खर्चा दो, तो 30 दिन के जिस दिन आदेश किया गया उस आदेश के 30 दिन के अंदर जो है वो खर्चा देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के अंदर खर्चा नहीं दिया जाता है तो जिस आदमी के अधीन नगर पालिका निधि है अपील अधिकारी उस आदमी को, उस व्यक्ति को निर्देशित करेगा कि वो जो है उस निधि में से राशि निकालकर इस व्यक्ति को संदाय करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो ही चीजें याद रखनी है कि उसके विवेकाधीन रहेगा और दूसरा 30 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, 124 देगी कराधान के मामलों में सिविल और दंडिक न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन। भाई जो टैक्स लगाए गए हैं, टैक्स के मामले में जो अपील की गई है या टैक्स लगाए गए हैं उसमें जो कोर्ट है, उसमें जो कोर्ट है उस कोर्ट को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। किस मामले में भाई, किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। किस मामले में कि कर से संबंधित अपील प्राधिकारी का आदेश मान्य होगा। सबसे मेन चीज क्या है भाई, जैसे आपने कर लगाया, कर आरोपण, मांग का नोटिस,
और मूल्यांकन, आधार और राशि। ये जो सारे के सारे मामले हैं, इन मामलों में कोई भी न्यायालय जो है वो कोई निर्णय नहीं लेगा। 121 के तहत जो हमने अपील की बात करी ना, 121 के तहत हमने कहा भाई अपील होगी, उस अपील अधिकारी का जो फैसला होगा, आदेश होगा, वही इसमें मान्य होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिविल न्यायालय जो है इसको इसमें कोई अधिकार नहीं है। कराधान से संबंधित मामलों की हम बात करें, धारा 124, स्वप्रेरणा आवेदन से आदेश पारित के 3 मास के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा। देखो सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या बात आ रही है कि भाई जो अब आपने कहा कि कोर्ट को तो कोई है ही नहीं, अपील ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये जो आदेश जो जारी कर रहा है ना आपका कौन, अपील अधिकारी, तो अपील अधिकारी को अगर लगता है तो चाहे खुद की प्रेरणा से करे, स्वयं उसको लगता है कि गलत हुआ है, या फिर नगर पालिका के कहने पर करे, या फिर किसी के व्यक्ति के कहने पर अगर वो करता है, तो 3 महीने के अंदर, 3 माह में क्या करेगा, उसको पुनः देखेगा, उस मामले को 3 महीने में वो फिर से देख सकता है। ठीक है, तो 124 हो गया आपका कराधान के मामलों में सिविल और दंडिक न्यायालय की शक्ति। देखो 121 में क्या था, 121 में था कर के विरुद्ध अपील है। ठीक है, 121 में क्या था, हमने क्या पढ़ा, देखो स्टार्ट से एक बार। ठीक है, 121 में अपील था, 122 में परिसीमा और दावाकृत निक्षेप था, 23 में खर्चे थे, 24 में न्यायालय की कार्यालय का वर्जन था, और 25 में आपका है व्यावर्तियां। व्यावर्तियों में एक लाइन स्पष्ट है, 25(2) आपको देखनी है कि कर उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा, कि किसी से किसी संपत्ति के नाम से टैक्स लिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि वो उसका मालिक है, ये नहीं माना जाएगा। हो सकता है किराएदार है उससे टैक्स लिया जा रहा है, अधिभोगी से टैक्स लिया जा रहा है, उपट्टे पे दिए उससे टैक्स लिया जा रहा है, उसको मालिक नहीं समझा जाएगा। यानी संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति से कर का अधिग्रहण जो है वो एकमात्र ये नहीं समझा जाएगा कि वो उसका मालिक हो गया। तो 121 से 125 तक ये धाराएं होगी आपकी 5। देखते हैं सबको एक साथ कंक्लूजन करके देखते हैं, पूरी याद करते हैं। सबसे पहले 121, 122, 123, 124 और 125, 5 मिनट में आपको पांचों धाराएं जो है वो याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए 121 क्या कह रही है। 121 भैया आपकी कह रही थी कराधान के विरुद्ध अपील। 121 क्या कह रही थी, कराधान के विरुद्ध अपील। हमने बात की भाई करों के विरुद्ध अपील किसको करोगे, तो अपील के मामले में 2 चीजें आई, या तो नगर निगम होगा, या तो कौन होगा, नगर निगम, या होगा आपका नगर परिषद। 3 प्रकार के संस्थान है। और चौथा जो है वो कौन सा है, तीसरा जो है वो कौन सा है, नगर पालिका बोर्ड। यही तो बात करी हमने। तो नगर निगम के मामले में तो हम कहेंगे भाई किसको अपील करनी है, आप आयुक्त को कर दो। नगर निगम के मामले में तो अपील किसको करनी है, आयुक्त को करेंगे। और नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में जो अपील की जाएगी वो किसको की जाएगी, ये अपील आपकी की जाएगी उप निदेशक। उप निदेशक वो भी कौन सा, स्थानीय निकाय। उप निदेशक वो भी कौन सा, स्थानीय निकाय। 121 पूरी होगी, इस 4 लाइनों के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आता है 122 में। 122 क्या कर रही थी आपकी, 122 धारा में स्पष्ट आपके लिखा होता है भाई क्या करना है, परिसीमा और दावाकृत निक्षेप। परिसीमा और दावाकृत निक्षेप।
देखो परिसीमा में हमने बात क्या करी थी कि भाई 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कोई व्यक्ति अपील कर सकता है, 30 दिन के बाद अपील नहीं होगी। ये 30 दिन कब से गिने जाएंगे ये मायने रखता है। आपने किसी प्रकार का कोई करारोपण किया है, ठीक है, कोई मांग का नोटिस दिया है, मांग का नोटिस, ये मांग का नोटिस जो है वो होगा 130, धारा 130 के तहत मांग का नोटिस जाता है। या फिर कर में कोई परिवर्तन किया है, 3 मामले, जिस तारीख से ये तीनों चीजें की हैं उससे 30 दिन मांगा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि जो परिसीमा है कराधान के और विरुद्ध अपीलों की, वो कब से मानी जाएगी। तो या तो कोई करारोपण किया है, या फिर कोई मांग का नोटिस जारी किया धारा 130 के तहत, या फिर कर जो पहले से लागू था उसमें कोई परिवर्तन किया, जिस दिनांक से चेंज किया है उस दिनांक से, ठीक है। तो इन तीनों को जिस दिन होगा उससे 30 दिन तक होगी। एक साथ उन्होंने एक बात और डाली भाई, जिन्होंने जो दावाकृत निक्षेप किया है, जो राशि नगर पालिका ने निर्धारित की है, उस राशि का 25% आपको क्या कराना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। अगर आप 25% पहले जमा नहीं करवाते हो तो आप कोई अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो 122 हो गई परिसीमा और दावाकृत निक्षेप। अब आते हैं 123 में। 123 देखो क्या कह रही है आपकी, 123 में क्या था, 123 में था आपके खर्चे। खर्चे जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो नगर पालिका को दिलवाया जाए, या तो नगर पालिका को दिलवाया जाए, और या किसको दिलवाया जाए, व्यक्ति को दिलवाया जाए। अब ये जो दोनों खर्चे दिलवाए जाएंगे वो क्या होगा, अपील अधिकारी का विवेक, अपील अधिकारी के क्या होंगे, विवेकाधीन होंगे। भाई अपील अधिकारी जो कहेगा ना वही चलेगा, दूसरे की किसी की बात नहीं चलेगी। दोनों खर्चे अपील अधिकारी के विवेकाधीन होंगे, जाहिर सी बात थी, ये हमने लिख दी। अब अगर खर्चा किसको दिलाया जा रहा है, खर्चा किसी व्यक्ति को दिलाया जा रहा है, खर्चा किसको दिलाया जा रहा है, किसी व्यक्ति को दिलाया जा रहा है, और नगर पालिका निश्चित तारीख तक संदाय नहीं करती है, तो अधिकारी जो अपील अधिकारी है, अपील अधिकारी क्या करेगा भाई, आपके अपील अधिकारी आपके क्या करेगा, नगर पालिका निधि जो रखता है वाले अधिकारी को ऑर्डर करेगा, अधिकारी को आदेश देगा कि भाई आप इसका संदाय कर दो। किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है और नगर पालिका के द्वारा जो है वो नहीं दिया जाता है, तो अपील अधिकारी सीधा ऑर्डर करेगा कि जिसके अधीन नगर पालिका निधि है उसमें से वो उसको संदाय कर दे, ठीक है। तो 123 में खर्चे हो गए। फिर आए थे हम 124 में। 124 में क्या था, देखो 124 में था न्यायालय का वर्जन। भाई न्यायालय जो है वो कुछ नहीं करेगा इसमें, न्यायालय जो है उसमें कुछ नहीं करेगा। कराधान से संबंधित मामलों में न्यायालय को किसी प्रकार की कोई शक्ति उपलब्ध नहीं है। अब इसमें याद दे रखा था कि भाई जैसे करारोपण, मूल्यांकन, मूल्यांकन का आधार और राशि, इस तरह के जो मामले हैं ना इनमें न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन करेगा भाई, जो अपील अधिकारी है, अपील अधिकारी जो है वो अपील अधिकारी आपके क्या कर लेगा, अपील अधिकारी को अगर लगता है कि का जो ऑर्डर है उसका आदेश ही क्या होगा, मान्य होगा। अपील अधिकारी का आदेश ही मान्य होगा, ये बात हमने पढ़ ली। अब क्या कह रहा है कि अपील अधिकारी को अगर लगता है तो वो क्या कर सकता है, 3 माह में इसकी पुनर्विलोकन कर सकता है। तीन माह में उसका क्या कर सकता है, पुनर्विलोकन। अगर अपील अधिकारी को ये लगता है ना कि भाई ऑर्डर गलत हो गया है तो 3 महीने के अंदर वो उसका पुनर्विलोकन 100 अभिशंसा में भी कर सकता है, किसी आवेदन पे भी कर सकता है, ठीक है, कैसे भी जैसे भी उसकी इच्छा वो कर सकता है।
ये हो गया आपको 124। और 125 में था व्यावर्तियां। 125 में था व्यावर्तियां कि कर का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं माना जाएगा। पांच धाराएं पूरी हो गई कि किसी व्यक्ति से अगर टैक्स लिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो संपत्ति का मालिक है। कर का उद्ग्रहण संपत्ति में अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा। कल को कोई कह दे कि साहब मैं टैक्स दे रहा हूं तो ये संपत्ति मेरी है, ऐसा नहीं होगा। तो ये 5 धाराएं आपके एक्यूरेट हो गई। आप इस पीपीटी से जो है अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके ब्लैक शॉर्ट नोट्स बना दो और 5 धाराएं आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। इससे बाहर जो है वो कुछ भी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि एक्ट में ही इतना ही लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं 126 में। 126 में है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। अब एक बाध्यता का निर्धारण, ये दायित्व किसका? व्यक्ति का। जो व्यक्ति निवास कर रहा है, जो व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में क्या कर रहा है, रेजिडेंस है, निवास कर रहा है, उसके कुछ दायित्व हैं और उनको प्रकट करने की उसकी बाध्यता है। नगरपालिका मांगेगी, उससे इंफॉर्मेशन मांगेगी, वो इंफॉर्मेशन वो देगा, नहीं देगा तो उसे 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। क्या लिखा है कि नगरपालिका निम्न जानकारी की अपेक्षा कर सकती है। किससे? वहां निवास करने वाले व्यक्ति से। वहां निवास करने वाले व्यक्ति से नगरपालिका ये जानकारियां मांग सकती है। क्या भाई, क्या वह करके संदाय का दायी है? पहली चीज उससे पूछेगी कि क्या वो टैक्स देने के लिए का दायी है, क्या उसी पे टैक्स बनता है? तो यस या नो में उसको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा है कि कितनी रकम निर्धारण होना चाहिए, उसका भी वो लिया जाएगा क्लू, भाई कितना टैक्स उससे लेना चाहिए। तीसरी है उसका नाम और पता, स्वामी का नाम और पता, कि जिस घर में वो रह रहा है उसके स्वामी का नाम क्या है और उसका पता क्या है। इस तरह की जानकारियां जो है वो नगरपालिका उस व्यक्ति से, उस निवासी से मांग सकते हैं। एक मकान है, उस मकान के अंदर कोई किराएदार रह रहा है और वो कहेगा कि साहब मैं तो नहीं बताऊंगा। तो तू नहीं बताएगा तो फिर टैक्स कौन देगा? क्योंकि भाई कर का दायी बोला कि मैं तो नहीं हूं, तो तू नहीं है तो फिर कौन है वो बता। वो भी नहीं बताएगा तो इस घर को खाली करके निकल यहां से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। अगर जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर 1000 रुपए का क्या कर दिया जाएगा? जुर्माना कर दिया जाएगा। 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 124 में है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। भाई प्रत्येक निवासी जो है वो दायित्व है कि वो कुछ जानकारियां दे, और वो जानकारियां नहीं देता है तो उस पर 1000 रुपए क्या लगेंगे? जुर्माना। 1000 रुपए उस पर क्या लगेगा? जुर्माना। अब देखिए आपकी जो पूरी जो एक्ट है ना, इस पूरे एक्ट के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा आएंगी, जुर्माना और सजा। जुर्माना और सजा। तो हम ऐसा करेंगे कि जब अपना ये पूरा हो जाएगा, बी पार्ट का ये जो कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा 5-7-10 दिन में, जब भी उसके बाद में हम ऐसा करेंगे कि जुर्माना और जो सजा है उस पर एक अलग से एक क्लास ले लेंगे। पूरे एक्ट में जितने जगह जुर्माने और सजा का प्रावधान जिस जिस धारा में जो है वो ले लेंगे, ताकि एक ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी और एक ही जगह पे आपको जो है वो सारे जुर्माने और सजा वगैरह जो है वो प्राप्त हो जाएंगे कि किसमें क्या प्रावधान है, ताकि जब आप ईओ बन के जाओगे ना तो आपको इजी रहेगा, समाधान रहेगा। 125 देखिए, 125 होगी, सॉरी 126 होगी दायित्व प्रकट करने की बाध्यता का निर्धारण। 127 देखो, करों को वसूलने का कर्तव्य। भाई टैक्स वसूलेगा कौन? कर वसूलने का कर्तव्य। धारा 127 कहती है कर वसूलने का कर्तव्य। तो मेन जो है नगरपालिका में अधिकारी कौन होता है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। तो मेन कर्तव्य तो कर वसूलने का 127 के तहत उसका ही है, लेकिन वो किसी और व्यक्ति को भी प्राधिकृत कर सकता है, आदेश के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकता है। भाई कर तू वसूलेगा, तो दायित्व उसका हो जाएगा। कि ऐसा तो है नहीं कि नगरपालिका अधिकारी पूरी उसमें नगरपालिका में जाकर और वहां से टैक्स वसूलेगा, वो तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो न मुख्य नगरपालिका अधिकारी या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो है वो वसूलेगा, लेकिन अंतिम दायित्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ही होगा। तो 127 जो है वो आपको क्या कह रही है? करों को वसूलने का कर्तव्य किसका होगा। 126 में हमने क्या पढ़ा? 126 में हमने पढ़ा कि दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, कि दायित्व जो है वो हमें प्रकट करना है। 127 है करों को वसूलने का
कर्तव्य। अब 128 भाई आपने कर लगा दिया, कर लगाने के बाद उसकी अपील का प्रावधान भी कर दिया, सूचनाएं भी ले ली, सब कुछ कर लिया। तो अब कर वसूलेंगे, तो कर वसूलने के लिए कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, कर का एक बिल बनाया जाएगा, भाई ये व्यक्ति है, इसमें इतने इतने रुपए का टैक्स इसमें बनता है, इससे ये टैक्स ले लो। ठीक है, सबसे पहले जो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के ये जो अध्याय है जो आप पढ़ रहे हो ना, कर राजस्व, ठीक है, नगर पालिका राजस्व, सॉरी, उस नगर पालिका राजस्व के इस अध्याय के तहत वसूलनीय होगा। और यथासंभव, इसमें देखो समय नहीं दिया गया, नगर पालिका जो यथासंभव जितनी जल्दी हो सके दावाकृत राशि का बिल जो है वो संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत करेगी। यथासंभव दावाकृत राशि का बिल संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत करेगी। तो कुल मिलाकर बात आपको ध्यान में रखनी है कि बिल वसूलने के लिए, देखिए ये 128 है, ठीक है, फिर 129 में आएगा कि बिल में क्या क्या होगा, और 130 में आएगा मांग का नोटिस। ठीक है, तो ये चार धारा एक साथ देखेंगे अपन। करके बिल को प्रस्तुत करना, तो बिल प्रस्तुत वसूला कैसे जाएगा, इस नियम के तहत ही वसूला जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके, समय इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो 127 में था कर वसूलने का कर्तव्य, 126 में था बाध्यता, और 128 में था करके बिल का प्रस्तुत किया जाना। 129 में देखो बिल की अंतर वस्तु, भाई ये जो बिल हम पेश करेंगे उस बिल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कर का जो बिल पेश किया जाएगा उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो उसकी काल अवधि होगी, भाई कितने समय का है, भाई ये जो बिल लिया जा रहा है, ये जो टैक्स लिया जा रहा है वो कितने समय का है। दूसरी चीज इसमें होगा कि कब तक चुकाना है, और अन्य कोई ब्याज वगैरह लग जाएगा अगर नहीं चुकाओगे, पेनल्टी वगैरह का प्रावधान, तो ऐसी चीजें भी होगी। ठीक है, तो पहला तो उसमें कालावधि होगी। दूसरा उसमें क्या, संदाय व्यतिक्रम से उपगत दायित्व की, यदि कोई व्यक्ति संदाय का व्यतिक्रम करता है, देख कितना अच्छा शब्द जो है वो इसमें आया है कि संदाय का क्या करता है, व्यतिक्रम करता है। व्यतिक्रम यानी वो नहीं देता है, मना करता है। ठीक है, संदाय देना था, भुगतान नहीं करता है टैक्स का। ठीक है, तो उससे कौन कौन से दायित्व उसके ऊपर बढ़ेंगे, भाई उससे उसकी नीलामी की जाएगी, उसके जेल होगी, क्या क्या होगा उसका, वो सारी डिटेल इसमें होंगी, या ब्याज अधिक लग जाएगा, जो भी चीजें। और अपील की अवधि, और ये भी लिखा होगा कि वो कितने दिन में अपील कर सकता है, ये तीनों चीजें उसके अंदर होगी बिल के अंदर। ठीक है, 129 में है बिल की अंतर्वस्तु, कालावधि होगी, संदाय के व्यतिक्रमी पर दायित्व, और उसके बाद में अपील की अवधि होगी। ठीक है, और 130 में है मांग का नोटिस। आपको यह समय ध्यान रखना है 15 दिन। आपने बिल प्रस्तुत कर दिया, बिल प्रस्तुत करने के बाद में 15 दिन तक अगर वो जमा नहीं कराता है तो उसके लिए मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। और ये जो मांग का नोटिस होगा वो अनुसूची 4 के प्रारूप में जारी किया जाएगा। मोस्ट ये भी है, मांग का नोटिस जो जारी होगा वो किस में किया जाएगा, अनुसूची 4 के प्रारूप में जारी किया जाएगा। तो 126 से लेकर 130 तक अपनी 5 धाराएं ये होगी। 126 में क्या था, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। 126 में देखो एक बार फिर से, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता 126 में था। 127 में था कि भाई कौन वसूल करेगा। 128 में था बिल प्रस्तुत किया जाना। 29 में बिल की अंतर वस्तु थी, और 30 में क्या था, मांग का नोटिस। मांग का नोटिस देखिए एक बार, 127, 28, 29, 130, 26 छूट गया, 126, 127। ठीक है, अब देखो 26 में क्या था, दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, भाई जो व्यक्ति है उससे नगरपालिका क्या मांगेगी, सूचना मांगेगी। नगरपालिका उससे क्या मांगेगी कि सूचना मांग सकती है। ये किससे मांगेगी भाई, तो ये निवासियों से मांगेगी। हमने बात की किससे मांगेगी, निवासियों से सूचना मांगेगी नगरपालिका। ठीक है, जब नगरपालिका निवासियों से सूचना मांग लेगी तो वो क्या क्या सूचना देंगे, हमने बात करी भाई, पहली सूचना तो ये दे देंगे वो
कि क्या वो कर का संदाई है, ठीक है, कितना होना चाहिए, टैक्स जो है वो कितना होना चाहिए, और स्वामी का नाम, पता। ये तीनों सूचनाएं जो है वो नगरपालिका उससे मांगेगी। अगर वो नहीं देता है तो उस पर 1,000 रुपए का क्या लगा देंगे, जुर्माना लगा देंगे। बस यही तो थी धारा 126, यही थी, दायित्व उपगत करने की बाध्यता, ठीक है। तो सूचनाएं मांग ली, सूचनाएं देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो 1,000 रुपए का क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। 127 में था आपका कर वसूलने का दायित्व, कर वसूलने का दायित्व। भाई टैक्स कौन वसूलेगा, तो टैक्स वसूलने में हमने बात करी थी किस व्यक्ति की, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। मुख्य नगरपालिक अधिकारी या तो वो खुद वसूलेगा, और वो नहीं वसूलता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, हमने इसकी बात कर ली। या तो मुख्य नगरपालिक अधिकारी वसूलेगा, और अगर वो खुद नहीं वसूलता है तो उसके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति है वो वसूल करेगा, ठीक है। 128 में हमने बात करी बिल, बिल प्रस्तुत किया जाना, बिल प्रस्तुत किया जाना। भाई जब बिल प्रस्तुत करोगे तो आपको ध्यान रखना था कि आप क्या करोगे, टैक्स लेने के लिए पूरा बिल बनाओगे इस नियमों के अनुसार। और अनुसूची 4 में हमने क्या लिखा था, या आपको प्रारूप याद रखना था, अनुसूची 4 के प्रारूप में जो है वो बिल आप प्रस्तुत करोगे, अनुसूची 4 के प्रारूप में बिल का प्रस्तुतिकरण करोगे, ठीक है। ये भी हो गया। फिर 129 क्या कहते थे, 128 बिल प्रस्तुत कर दिया आपने, 129 में क्या करोगे, बिल की अंतर्वस्तु, बिल की अंतर्वस्तु, बिल की अंतर्वस्तु में क्या क्या था, तो भाई बिल की अंतर्वस्तु में आपको जो है वो दिया गया था। पहली चीज तो आपको ये दी गई थी, भाई बिल की अंतर्वस्तु होगी उसमें क्या होगा, काल अवधि होगी, कितने समय में चुकाएगा, क्या सारी चीजें होंगी, ठीक है। पहले तो ये था बिल की अंतर्वस्तु के अंदर काल अवधि थी। दूसरी हमने बात करी थी कि बिल की अंतर्वस्तु के अंदर दूसरी चीज क्या होगी कि व्यतिक्रम पे उपगत दायित्व, कि कोई व्यक्ति नहीं चुकाता है तो उस पर क्या दायित्व, उसके उसके ऊपर क्या क्या जो है वो हर्जाना लग सकता है, क्या क्या उसके दायित्व बन सकते हैं। और तीसरी चीज हमने बात करी थी अपील का समय, अपील का प्रावधान या अपील का समय, पर कितने समय में आप जो है वो अपीलें कर सकते हो। तो ये थी आपकी धारा 129। अब 130 में क्या था, 130 में आपका था मांग का नोटिस, मांग का नोटिस 130 में था। 130 में आपने मांग के नोटिस की बात करी, मांग का नोटिस कब करोगे, बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन में, बिल प्रस्तुत करने के 15 दिन बाद मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। बस ये होगी आपकी 126 से 130 तक 10 धाराएं आपकी पूरी होगी। 5 धाराएं हमने पिछली स्लाइड में कंप्लीट कर ली थी शॉर्ट में, और 5 अपने यहाँ कंप्लीट कर ली शॉर्ट में। तो आप 2 स्लाइडों से भी पूरा जो है वो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मांग का नोटिस कब जारी किया जाएगा, जब आप बिल प्रस्तुत कर दोगे, और बिल प्रस्तुत करने के बाद में अगर आदमी ने 15 दिन तक अपना कर नहीं चुकाया, अपना टैक्स का संदाय नहीं किया है, तो वो व्यतिक्रमी माना जाएगा, और उस व्यतिक्रमी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे, उसे मांग का नोटिस प्रस्तुत करेंगे। हमने स्टार्ट में 121 में पढ़ा था कि अपील जो की जाएगी वो जो अपीलें जो की जाएंगी वो किस किस के विरुद्ध की जाएंगी, तो हमने यही लिखा था 122 में, सॉरी परिसीमा के अंदर। 121 में तो अपील थी वो आयुक्त और स्थानीय डिप्टी डायरेक्टर को थी। 122 में हमने पढ़ा था कि मांग का नोटिस जारी करोगे उसके 30 दिन बाद तक जो है वो अपीलें की जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे 131।
अब देखो, आपने कर लगाया पहले, चलो जी लगा दिया, उसके बाद में आपने क्या किया, मांग का नोटिस जारी कर दिया, वो भी दे दिया, फिर भी अगला आदमी नहीं भर रहा है, तो फिर बैठेंगे थोड़ी, अब करेंगे वारंट जारी। अब क्या करेंगे, वारंट जारी। और वारंट जारी करके उसकी जो संपत्ति वंपत्ति है ना, उसको जब्त करनी पड़ेगी, पैसे तो वसूलने पड़ेंगे ना, तो पैसे वसूलने तो कैसे भी वसूल लो, तो वारंट जारी करना। 131 में क्या है, अब 131 से ये कुड़की उड़की वाला काम चल गया। अब तक तो टैक्स वैक्स में मना रहे थे, मान जा मान जा मान जा, व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो अब आते हैं असली रूप में, ईओ को समझता है क्या। अब देख क्या करते, किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा। सबसे पहली चीज है कि आप वारंट जारी करोगे, आपने मांग का नोटिस जारी कर दिया लेकिन उसने कुछ नहीं किया, तो आप कौन से मामले हैं जिनमें आप वारंट जारी कर सकते हो। भाई धारा 130 के तहत आपने नोटिस तामील करवाया था। 130 के तहत कौन सा नोटिस था, मांग का नोटिस। एक सौ तीस के तहत आपने कौन सा नोटिस जारी कराया था, मांग का नोटिस। कौन सी अनुसूची थी, अनुसूचित 4 के प्रारूप में। याद रखो, हर चीज को बार बार रिपीट इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो स्थायी रूप से आपकी स्थायी मेमोरी में चली जाए, जो डिलीट नहीं हो। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर मांग का नोटिस तामील हो गए, 15 दिन हो गए, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसकी तरफ से कुछ नहीं आया, या तो वो क्या करे, या तो वो जो है वो संदाय नहीं कर रहा है, या तो वो, ये देखो इस 15 दिन में उसके पास एक दो ऑप्शन और है। एक दो ऑप्शन क्या है, या तो वो कारण बताएगा, या तो वो क्या करेगा, लिखित में नगर पालिका को कारण बताएगा, भाई इस कारण से जो है मैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, जो भी स्थिति, इस कारण से वो कारण बताएगा, तो रुक सकते हैं। नहीं तो फिर आपको 15 दिन बाद में मांग करना, वारंट जारी करना ही है। ठीक है, अगर 15 दिन में वो संदाय नहीं करता है, ना तो वो संदाय करता है, ना करने का समाधान प्रद कारण बताता है, ना कोई कारण भी नहीं बताता है, और धारा 121 के तहत अपील भी नहीं करता। तीन चीजें याद रखना, ये तीन चीजों में से एक भी अगर उसने कर दी तो वहां वारंट जारी नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा, भाई आप वारंट कब जारी करोगे, सबसे पहली चीज आ रही है कि किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा। तो अगर आपने मांग का नोटिस 130 के तहत दे दिया और उस बात को हो गए 15 दिन, 15 दिन में उसने 3 काम नहीं किए, या तो उसने संदाय किया, ना उसने कारण बताया, और ना ही 121 के तहत किसी अधिकारी से उसने अपील करी, यानी वो नेग्लेक्टेड है, जीरो है, घर बैठा है, मौज कर रहा है, नगर पालिका वैसे ही दुखी हो रही। ठीक है, तो भाई दुखी करना नहीं है नगर पालिका को, फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके दिखा दो। ठीक है, तब आप मांग का नोटिस जारी करोगे, लेकिन 3 मामले नहीं करोगे, संदाय नहीं कर रहा है, 3 मामले ऐसे हैं जिसमें उसके खिलाफ नोटिस वारंट जारी नहीं होता है। ठीक है, अब वो जो वारंट होगा वो क्या होगा कि जो व्यतिक्रमी है, देखो जो नहीं चुकाता उसको एक्ट की भाषा में व्यतिक्रमी कहा जाता है। ठीक है, संपत्ति कुर्की का नोटिस वारंट जारी किया जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर उससे पहले हमने बिल भेज दिया, सारा काम कर रहा है, दे दे पैसे, दे दे, नहीं दे रहा है, तो भाई अब देखो अगला तरीका यही है कि वारंट जारी किया जाएगा 131 के तहत, और 131 के तहत वारंट जारी करके उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्ष की समाप्ति, ये मोस्ट चीज है, 3 वर्ष की समाप्ति के बाद वारंट जारी नहीं हो सकेगा। यानी वारंट की अवधि क्या होगी, तो वारंट की अवधि यहाँ पे जो 15 दिन दे रखे हैं ना, यानी 3 वर्ष तक ही होगी। अगर 3 वर्ष तक नगर पालिका ने कोई वारंट फारंट जारी नहीं किया, पड़ा रहा, ऐसे ही कुछ नहीं किया, तो फिर उसके खिलाफ जो है वारंट जारी नहीं किया जाएगा। अब जो वारंट जारी किया जाएगा उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। नगर पालिका के भीतर अगर जो वारंट जारी किया जा रहा है जिस संपत्ति के विरुद्ध, अगर वो संपत्ति नगर पालिका के अंदर है, तो वो नगर पालिका के किसी अधिकारी को संबोधित कर देगा। कौन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारंट जारी करेगा और वो किसी अन्य अधिकारी को संबोधित करेगा, अगर नगर पालिका के भीतर है तो। अगर नगर पालिका के भीतर नहीं होकर किसी दूसरी नगर पालिका के अंदर है, तो फिर वहां क्या होगा, वहां पे जो नगर पालिका के बाहर अगर स्थित है तो तहसीलदार को, या अगर वो संबंधित नगर पालिका के ईओ को जो है वो संबोधित कर देगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अपना संबोधन कर देगा। और ये इन दोनों को पावर होगा कि वो जो है वो क्या कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों को पावर होगा कि ये दोनों जो है किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तांकित कर सकते हैं। एक बार इस धारा को अकेले लेते हैं। देखो 131 क्या कर रही है,
वारंट किसके विरुद्ध है ना। वारंट में हमने 3 बातें की कि आपने क्या किया, 130 के तहत दे दिया मांग का नोटिस, मांग का नोटिस, और इसको दिए हो गए दिन हो गए 15। अब इस 15 दिन में इसने क्या किया, 15 दिन में या तो ये संदाय नहीं करे, 15 दिन में इसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया, 15 दिन में उसने संदाय नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या की, कारण नहीं बताया आपको, भाई इस कारण से मैं नहीं कर सकता हूं, और ना ही अपील की। भाई इन तीनों में से एक भी काम कर देगा तो वारंट जारी नहीं होगा, लेकिन ये तीनों काम इसने नहीं किए ना, तो अब क्या करेंगे, अब वारंट जारी होगा। और वारंट क्या होगा, ये जो वारंट होगा ये कब तक जारी कर सकते हैं, 3 वर्ष तक ही जारी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि 3 साल तक ही ये जारी होगा, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक अगर आपने निकाल दिए तो फिर वारंट जारी नहीं हो सकता। अब ये जो वारंट जारी करेगा उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, तो भाई हस्ताक्षर तो मालिक कौन होता है, मुख्य नगरपालिक अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा। अब ये जो वारंट जारी होगा ना, ये वारंट 2 तरीके से हो सकता है। ये वारंट जो जारी हो रहा है, ये वारंट जो है आपको 2 तरीके से जारी हो रहा है। 2 प्रकार की संपत्ति हो सकती है। एक संपत्ति नगरपालिका की सीमा में, एक संपत्ति ऐसी है जो नगरपालिका की सीमा में है, और एक संपत्ति ऐसी है जो बाहर है। 2 प्रकार के खिलाफ होगा। अगर वो नगरपालिका की सीमा में ही है तो किसी अन्य अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा। देखिए यो खुद नहीं जाएगा वसूल करने, किसी दूसरे को अधिकृत करेगा, उसकी नगरपालिका की सीमा में ही है। तो मान लीजिए वो उस नगरपालिका की सीमा में नहीं है कि ओके क्या है, वो संपत्ति कहीं बाहर है उस व्यक्ति की, तो वहां 2 चीजें आती है। बाहर है तो वहां ये हो सकता है कि जिस नगरपालिका में है, अगर वो एनपी में है तो जिस नगरपालिका में है वहां के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को वो पृष्ठांकित कर सकता है, उसको भेज सकता है, और वो जिसको चाहे उसको लगा सकता है, या फिर वो किसको भेज सकता है, तहसीलदार को। ठीक है, तहसीलदार खुद भी जो है वो वारंट के माध्यम से कुर्की कर सकता है, और वो चाहे तो किसी दूसरे अधिकारी को भी लगा सकता है। तो 131 में धारा में आपके मेनली चीज यही है। ठीक है, तो अब चलते हैं 132। अब देखिए आपने वारंट जारी कर दिया, अब वारंट जारी कर दिया, फिर वो तो नकटा हो रखा, आदमी पैसे देने के मूड में नहीं है, तो फिर वहां आपको पावर दे दिया बलपूर्वक प्रवेश का। आप जबरदस्ती उसके घर में घुस सकते हो, किस चीज के लिए, पैसे वसूलने के लिए, कुर्क करने के लिए, लेकिन समय दे दिया आपको, कौन सा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। रात को नहीं जाओगे, रात हो गई तो मर जाओगे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है वो घुसोगे। और यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कोई महिलाओं का कमरा है ना, उसमें भाई वही विस्फोटक सामग्री है, उधर मत जाना। ठीक है, महिलाओं के कमरे में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। देखो 132 में बलपूर्वक प्रवेश है, 131 में वारंट किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा, 132 में बलपूर्वक प्रवेश। बलपूर्वक प्रवेश में क्या है कि आप बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हो, कब तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी दिन में। पहली चीज रात में नहीं जाओगे। दूसरी चीज, दिन में भी जा रहे हो तो वहां एक विस्फोटक सामग्री, यानी महिलाओं के कमरे में अगर आपको प्रवेश करना है तो 3 घंटे पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, भाई वो महिलाओं का जो कमरा है ना उसमें भी हम जाएंगे, वहां तुम्हारा कोई महिलाओं का सामग्री वामग्री हो ना तो वो सारी की सारी हटा लेना, हम उसमें भी जाएंगे, और 3 घंटे बाद में आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। तो 131 में हो गया वारंट किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा, 131 क्या था, वारंट किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा, और 132 है वारंट निष्पादन के लिए बलपूर्वक प्रवेश। ठीक है, 2 होगी। 133 में चलते हैं, वारंट निष्पादन की रुचि। अब ये जो वारंट आपने जारी किया ना, उसको निष्पादन के लिए कौन कौन से
तरीके अपनाए जा सकते हैं, उसके निष्पादन के कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। भाई 31 में वारंट किस किस के विरुद्ध जारी कर दिया गया, 31 में वारंट जारी किया गया, 32 में आपने बलपूर्वक प्रवेश कर लिया। अब वारंट को निष्पादित करने के लिए, वारंट में जो राशि है उसको वसूल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाओगे, तो या तो कुर्की करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो उसकी जो संपत्ति है ना, चाहे वो जंगम है चाहे उसकी स्थावर संपत्ति है, उसके क्या करेंगे, कुर्क करेंगे, ठीक है, और कुर्क करके वसूल की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको मेन मोस्ट चीज ये ध्यान रखनी है, देखो ये तो हर कोई बता देगा कि भाई वारंट निष्पादन 133 में है और उसमें कुर्क करना है, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि कुछ संपत्ति ऐसी होगी उस व्यक्ति की जो कुर्क नहीं की जा सकती, उसको आप कभी कुर्क नहीं कर सकते। कौन कौन सी है, निम्न संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। भाई कौन कौन सी संपत्ति है, तो पहले पहनने के लिए कपड़े और बिस्तर, आधारभूत सुविधाएं हैं, ये तो रखनी पड़ेंगी। आपने उनकी रजाई चकली तो क्या होगा भाई, रजाई चकली तो फिर सर्दी का मौसम, व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा, नगर पालिका में माथे आ जाएगा। तो उनके पहनने के कपड़े और उनके जो बिस्तर है ना, उनकी नीलामी नहीं होगी, उनकी कुर्की नहीं होगी। खाने के बर्तन, अब वो बर्तन ही नहीं रहेगा तो खाना किसमें बनाएगा, वैसे ही मर जाएगा, तो खाने के बर्तन यानी आधारभूत सुविधाएं। शिल्पियों के औजार, कोई शिल्पी है, कोई कारीगर आदमी है और आपने उसके औजार ले लिए, वो कमाता है उसी से उसका काम चलता है, उसके पास पैसे तो है नहीं, पैसे होते तो वो टैक्स ही भर देता, ठीक है, कोई नकटा आदमी वो अलग बात है, तो उसकी कमाई बंद हो जाएगी तो उसका परिवार क्या करेगा, इसलिए शिल्पियों के औजार भी आप जब्त नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कृषक है तो उसके पशु, उसके खेती के फसल के बीज और जीविकोपार्जन के जो अन्य साधन है जो खेती में वो काम में लेता है, ऐसा नहीं कि मोटर कार है उसके पास उसको भी जब्त नहीं, उसको तो कर लेंगे अपन। जीविकोपार्जन के अन्य साधन जो वो खेती में काम लेता है वो जब्त नहीं किए जाएंगे। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपको जब्त नहीं करनी है। क्या क्या, पहनने के लिए कपड़े, खाने के बर्तन, शिल्पियों के औजार और कृषकों के जीविकोपार्जन के साधन, ये चार जब्त नहीं करनी है। पहली चीज हमने पढ़ी कि भाई आप कैसे करोगे निष्पादन, तो कुर्की से कर लेंगे। अब आपको आगे आ गया भाई कितनी राशि का करोगे, तो जो आप कर रहे हो निष्पादन, जिसका कर रहे हो आप, जो कुर्क कर रहे हो राशि, वो आपकी वसूलनीय राशि के निकटतम अनुपात में होगी। ऐसा नहीं कि उसके 50 लाख का मकान था और आपके बकाया थे 5 लाख, ठीक है, और आपने 50 लाख का मकान जो है उसको पूरे को भी कर दिया। आप उसके किसी हिस्से को कर सकते हो, उसके किसी पार्ट को कर सकते हो, ठीक है, या उसके घर में 5 लाख की कोई सामग्री ऐसी है तो उसको कर सकते हो। तो आपको एक मतलब एक एवरेज लगाना पड़ेगा कि हाँ यही राशि लगभग 5 लाख की हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में वो कर सकते हो। तो यथाशक्य उसके अनुपात में ही करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। अधिकारी कुर्की संपत्ति की एक सूची बनाएगा और कब्जा रखने वाले व्यक्ति को सूचना देगा। देखिए मान लीजिए कोई जंगम संपत्ति, कोई जंगम संपत्ति है, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए अधिकारी क्या करेगा, तो जमीन है तो जमीन तो पड़ी है ना, जमीन को कौन खा के जा रहा है, जमीन तो वही पड़ी है। कोई जंगम संपत्ति है तो अधिकारी क्या करेगा, इसकी एक लिस्ट बनाएगा और जो व्यक्ति उसका कब्जा रखता है, जो उसका मालिक है, उस मालिक को जो है इसकी सूचना लिखित में देगा। इसकी सूचना क्या करेगा, लिखित में देगा कि भाई हमने आपकी ये संपत्ति जो है वो कब्जे में ली है, हमारे पास आपकी ये संपत्ति है, पैसे दे देना, ले जा, ठीक है। तो 133 वारंट निष्पादन की नीति जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई जो कुर्की की जाएगी चुपके से नहीं की जाएगी, लोक नीलामी द्वारा की जाएगी। सबको मौका दिया जाएगा, उसका विक्रय जो किया जाएगा ना, उसमें सबको अवसर दिया जाएगा, भाई आदमी आए और बोली लगाए, अधिकतम बोली लगाने का प्रयास, चुपके से नहीं। अब क्या हुआ कि आपने नीलामी करी, आपने करी नीलामी, और नीलामी आपकी राशि तो बन रही थी, नीलामी आपने कर दी 10 लाख की और आपकी राशि थी 7 लाख, 7 लाख थी, 10 की कर दी तो 3 लाख क्या हो गया, अधिशेष हो गया। पर ये एक्स्ट्रा राशि आई, इसका क्या करोगे, तो अधिशेष राशि जो आई ना आपकी, वो अधिशेष राशि नगर पालिका की निधि में जमा हो जाएगी। अधिशेष राशि को नगर पालिका की निधि में जमा कर लेंगे। 1 वर्ष के अंदर बंदा, अगले सामने वाला व्यक्ति जो ना, 1 वर्ष में क्या किया जाएगा,
1 वर्ष में दावा करेगा। अगर वो 1 वर्ष में दावा कर लेता है तो उसको लौटा देंगे, और अगर दावा नहीं करता है तो वो नगर पालिका की संपत्ति हो जाएगी, बात खत्म। कोई ज्यादा कल्डो वैर रह नहीं तो छोड़, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात है कि भाई अगर नगर पालिका को आपने पैसे नहीं दिए तो नगर पालिका को वसूलना आता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा राशि बन गई 7 लाख थी 10 लाख हो गई, 3 लाख आपका बचा हुआ नगर पालिका में जमा हो जाएगा। आपने 1 साल में दावा कर दिया तो 1 साल में थान दे दे, 1 साल में दावा न करो कहां करे रहो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी धारा नंबर 133 वारंट निष्पादन की रीति कि वारंट किस तरह से निष्पादित किया जाएगा, कुर्की के द्वारा किया जाएगा, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आपको नीलामी नहीं करनी है। ठीक है, राशि कितनी होगी तो उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में आपका कर्जा बकाया है। ठीक है, और अगर कोई जंगम संपत्ति की कुर्क की जाती है तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, और उस लिस्ट को जो है वो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति को दी जाएगी कि यार ये हमने तुम्हारा किया है। उसकी नीलामी जो होगी वो नीलामी किससे होगी, लोक नीलामी के द्वारा विक्रय किया जाएगा। अगर अधिशेष राशि आ जाती है, ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो नगर पालिका निधि में जमा करा देंगे, और नगर पालिका निधि में जमा कराने के बाद में अगर आप 1 साल में दावा करते हो तो आपको दे देंगे, 1 साल में दावा नहीं करते हो तो वो पैसे हमारे यानी नगर पालिका के। 135 अगला है 135 नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। अब देख लीजिए कोई संपत्ति ऐसी जो नगर पालिका के बाहर है, ठीक है, तो उसका कुर्की और विक्रय कैसे किया जाए। 135 क्या है, नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय, तो उसका विक्रय कैसे किया जाएगा। देखो, वारंट जारी करने वाले अधिकारी पृष्ठांकन से संबोधित करे और वो कुर्की करेगा। यानी देखो हमने पहले बात करी कि भाई कोई संपत्ति है तो सबसे पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी पैसे किसके बकाया जिस नगर पालिका के हैं, हमने पहले बात करी उस नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगा। किसको करेगा, वारंट हेतु या तो अन्य व्यक्ति या फिर किसको करेगा, तहसीलदार को करेगा। अब हमने बात करी थी कि भाई बाहर की नगर पालिका से बाहर है तो अगर वो तहसीलदार को कर रहा है या वो कोई दूसरी नगर पालिका तो वहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पृष्ठांकित कर देगा, और फिर वो व्यक्ति जो है वो कुर्की करेगा, और कुर्की करके वो सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो अपनाएगा जो हमने अभी 133 में पढ़ी। ठीक है, अब उसके बाद में जो राशि प्राप्त होगी उसमें से खर्चे को निकाल देगा। भाई खर्चा तो लेगा, उसने काम किया ना, तो जो सरकारी व्यय हुआ, उसकी जो मशीनरी लगी, जो भी खर्चा हुआ, जैसे डोंडी पिटवाई, जो भी चीज जो भी उसने प्रक्रिया करी, तो वो तो पैसे लेना ही है, तो वारंट जारी करेगा। ठीक है, और वो पैसे ले लेगा और शेष राशि जो है वो वारंट जारी करने वाले अधिकारी को सौंप देगा। तो सिर्फ मेनली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो बाहर की जो राशि है ना वो अपने खर्चे काटते हुए संबंधित नगर पालिका के अधिकारी को जमा करा देगा। 135 अब 136 में क्या है कि नगर पालिका को पता चल गया भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो भागने के फिराक में हैं। उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। कुछ लोगों को पता, नगर पालिका को पता चल गया कि कुछ लोगों में पैसे ज्यादा बकाया है और वो भागने के फिराक में है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई 136 के तहत करोगे। उनके खिलाफ कार्रवाई 136 के तहत करोगे। क्या करोगे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी उनको बिल प्रस्तुत करवाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको बिल देगा और तुरंत संदाय की मांग करेगा और ये कहेगा हाथों हाथ पैसे दो, हाथों हाथ पैसे दो। आपको ध्यान रखना है ये जो धारा है ना इस 136 इसके तहत 130 के तहत जो मांग का नोटिस हमने जारी किया था वो मांग का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। अगर मांग का नोटिस जारी कर देंगे ना तो भाग जाएगा, तब तक 15 दिन होंगे, तब तक तो वो दौड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत मांग का जो नोटिस 130 के तहत हम जारी करते हैं वो 130 के तहत मांग का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिल प्रस्तुत करेगा
और व्यक्ति से कहेगा तुरंत पैसे दे, तुरंत, मुझे पता है तू भगोड़ा है, अगर वो संदाय नहीं करता है तो कुर्की या विक्रय कर सकेगा, मतलब हाथों हाथ सारा सामान जब्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो 130 के तहत मांग का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, ये हमने पहले इसकी बात कर ली। तो ये 136 थी, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई, शॉर्ट में निपटा देंगे उनको जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। तो वो चला गया तो कहां से पैसे वसूलेंगे उनसे, विजय माल्या की तरह। 137 में है व्यावर्तियां। व्यावर्तियों का मतलब होता है कमियां, छूट, है ना। तो ये क्या है कि कार्रवाई में अगर कोई कमी रह गई है, विक्रय या कृत्रिम अवैध नहीं, भाई हमने जो कार्रवाई करी उसमें कोई लिपि की त्रुटि रह गई, कोई प्रारूप की त्रुटि रह गई, या कोई अन्य कोई कारण हो गया, तो उससे जो विक्रय जो है ना वो अवैध नहीं होगा, वो विक्रय जो है अवैध नहीं होगा, क्योंकि हम पैसे मांगते थे और हमने वसूल लिए, बात खत्म। 138 है समस्त संदायों के लिए रसीद दिया जाना। जो भी संदाय होंगे, जो भी प्राप्ति की जाएगी उनके लिए लिखित में क्या दी जाएगी, रसीद दी जाएगी। सीधे पैसे जो है वो नहीं ले जाएंगे, उनको रिसिप्ट दी जाएगी, और वो रिसिप्ट देने के बाद में वो रिसिप्ट नगर पालिका की रोकड़ पुस्तिका के अंदर दर्ज की जाएगी। तो 137 में व्यावर्तियां, 138 में क्या है, रसीद दिया जाना। 136 में क्या था, 136 में था कि उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जो तुरंत नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। 139 है वाद की अनुकूलित शक्ति, वाद वाले नहीं, वाद दायर करने की अनुकल्पित शक्ति, वाद दायर करने की अनुकल्पित शक्ति। अब देखो क्या हुआ कि आपने नीलामी करी, आपने नोटिस दिए 130 के तहत, सारे काम करके थक गए, कुछ नहीं हुआ, अगले से 1 रुपए वसूल नहीं हुआ, अगला इतना शक्तिशाली था कि कोई नीलामी में आया ही नहीं, कोई नीलामी में आया ही नहीं। तो उस स्थिति में अगर नगर पालिका विफल रहती है किस चीज में, अपने पैसे वसूल करने में, तो वो वाद भी दायर कर सकती है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संदाय की वसूली हेतु कुर्की या विक्रय स्थान पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर लाया जा सकता है। मतलब अगर उसको लगता है कि उससे वसूली नहीं हो पा रही है तो वो कोर्ट में मामला भी जो है वो दायर कर सकता है, सक्षम न्यायालय जो है जो स्थानीय क्षेत्र का है जहां विक्रय वगैरह होने वाला है उस समय, ठीक है। और 140 था कि करों के लिए भूमि भवन आदि पर दायित्व, कर जो है वो टैक्सेस जो है वो भूमि पे और भवनों पर एक दायित्व के रूप में उपगत होंगे, और उनका अधिभोग या उनका जो मालिक होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उनका संदाय करना आवश्यक होगा। अगर नगर पालिका को वो संदाय नहीं करता है तो ऊपर जो सारी प्रक्रिया के द्वारा हमने वारंट जारी करके कुर्की की, वो सारी कुर्की हम कर सकते हैं। तो साहब ये था आपका नगर पालिका राजस्व धारा 101 से 140 पूरी हो गई। एक बार फिर जाते जाते कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, पीडीएफ क्लास नोट्स दोनों आपको वहां अवेलेबल हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।